आज का क्लास साइंस क्लास 7 टॉपिक 2 और लेक्चर नंबर 1 लेसन 2 का लेक्चर 1 यानी जंतुओं में पोषण के बारे में पढ़ाई करना है। ठीक है, आरजीवी पब्लिक स्कूल की ओर से इसे पब्लिश किया जाता है। शेष जानकारी के लिए इस नंबर पे संपर्क करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नहीं सॉरी थ्योरी है, ये क्लास थ्योरी का क्लास है। जंतुओं में पोषण, किस प्रकार से जानवर न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करते हैं, कैसे कैसे उसको तोड़ते हैं और किस रूप में ग्रहण करते हैं। अब मान के चलिए कि हम लोग किसी पालक की साग को, सब लोग जानते हैं कि पालक की साग में क्या होता है, आयरन होता है। तो आयरन मीन्स लोहा। तो पालक के साग में लोहा मिला का खनियो, पूरा ढूंढ लिए लोहा मिला नहीं, तो फायदा कैसे करा। तो पालक की साग में लोहा नहीं होती है, लोहा होती है। लोहा यानी आयरन, और वही आयरन जो आयरन किसी रड बनाने में उपयोग आता है। दोनों आयरन में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अगर अंतर होता तो उसका नाम बदल जाता। हमारी दांतों के लिए कैल्शियम की ज्यादा जरूरत है, तो कैल्शियम क्या चीज खाएंगे कि कैल्शियम होगा। ठीक है, तो भी एक प्रकार का एलिमेंट है, समझ में ना, वो भी किसी न किसी तत्वों में पाया जाता है। क्लियर है, किसी न किसी भोज्य पदार्थों में वो भी पाई जाती है। क्लियर है, तो दोनों तत्व सेम है। तब क्या हम लोग आयरन खा लिए, शरीर के लिए आयरन की जरूरत है तो आयरन आ गया? नहीं, हमारी शरीर भोजन को पहले खाता है, ठीक है, मुंह के द्वारा उसको खाए, फिर वो कई रूपों में टूटती है। टूटने के बाद क्या पालक का जो हरी हरी पत्ता रहती है वो सब जगह पहुंच गई? नहीं पहुंची। वहां से जो मेन पार्ट था वही पहुंचा और बाकी सब पदार्थ निकल गया, निष्कासन हो गया, सभी पदार्थों का उत्सर्जन हो गया। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट उसमें मटेरियल्स है वही हमारे शरीर के कई अंगों में प्रवेश किया। समझ में ना। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त हो गया, तो इस प्रकार हमें आयरन की प्राप्त हो गई। ठीक है, तो यहाँ है जंतुओं में भोजन। हम लोग डायरेक्ट कोई चीज चबा गए, ठीक है, तो उससे उसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिला, वो कई भागों में टूट करके बनता है, तब जाकर के उसकी निर्माण हो पाती है। ठीक है ना, और सब पदार्थ फाजुल हो जाते हैं, बिना मतलब में जाते हैं। ठीक है, और कुछ बच जाता है, यही बच जाता है जो हमारे शरीर के ग्रोथ में काम आता है। तो एक एक लाइन देखते हैं। सबसे पहले इसमें है कि हरे पौधे जो ग्रीन प्लांट होते हैं, हरे पौधे का मतलब आज फिर से एक और बताते हैं। हरे पौधा और सूखल पौधा, ये दो ही प्रकार के पौधा होता है, एक हरा पौधा एक सूखा पौधा। अब लोगों को ये समझ में आता है कि हरे के पौधे का मतलब देखने में हरा हरा लगे, ठीक है, और पीला पीला लगे तब वो हरा पौधा नहीं हुआ, लाल लाल लगे तब वो हरा पौधा नहीं है, वो भी हरे पौधा है। तो लाल पौधा है तो भी हरा पौधा, जैसे साग, लाल का साग सबको देखे है ना, तो वो क्या हरा पौधा नहीं है, क्या वो सूखल पौधा है, वो भी हरा पौधा है। यानी उसके पास भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अवेलेबल है, यानी होगा। समझ में आया ना। हाँ, जो सूखा रहेगा तो मर जाएगा, उसमें नहीं होगा। और उसके अलावा कोई कलर है, कलर से पौधे को कोई मतलब नहीं है, हरा पौधा होना चाहिए। हाँ, एक पिगमेंट पाई जाती है, इसको वर्णक कहते हैं। ठीक है, तो उसी वर्णक में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का फॉर्मूला C55H72O5N4Mg होता है, ये क्लोरोफिल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है, ये भी एक सही बात है। लेकिन हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। हरा पौधा समझ में आ गया होगा, है ना, कलर से मतलब हरा नहीं है। ठीक है, तो हरे पौधे के जैसा, भांति मतलब उसी के जैसा, जंतु अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते। लेकिन बताइए, हरा पौधा जैसे करते वैसे पौधे जंतुओं करते हैं? नहीं संश्लेषित करते हैं। संश्लेषित मतलब बनाना, प्रयोगशाला में बनाना। तो पौधे के पास भी प्रयोगशाला है, पत्तियां में, उसके लिप्स में,
ठीक है, पहला चैप्टर में बहुत अच्छा से पढ़ाए थे कि किस प्रकार से जल जाइलम के द्वारा जल जाता है, जल माने वाटर, और वहां पे खाना बन गई, और बाद में जब ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रुक्टोज ये सब के रूप में खाना बन गई, तो पौधे के प्रत्येक भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। ठीक है, तो जाइलम का काम क्या है? जल, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब को जमीन से पत्तियां तक पहुंचाना स्टीम के द्वारा, उसमें भी वेन होता है, नस होता है, उसके द्वारा उसे पहुंचाना, और उसके बाद खाना बन जाने के बाद, ठीक है, कैसे जाएगा? फ्लोएम के द्वारा सभी भागों में पहुंचेगा। इसका कारण जंतुओं में क्लोरोफिल का ना होना। ठीक है, क्लोरोफिल का फॉर्मूला अगर अभी अच्छा से समझ में ना आई हो तो आप इस फॉर्मूला को अच्छा से समझ सकते हैं। शायद तुम्हारे पिताजी का फोन है, मम्मी का। C55 H72 सॉरी C55 H72 O5 N4 Mg, ये क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, क्लोरोफिल का फॉर्मूला को राइट डाउन कर लेंगे, लिख लीजिए। तो क्लोरोफिल का ना होने के कारण क्या करता है? जंतु अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है। जंतु अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं या दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। कुछ जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी, हिरण, खरगोश, कुछ कीट इंसेक्ट्स जैसे ग्रास हॉपर, इसी का एक रूप है लोक्टस। ग्रास हॉपर यानी टिड्डा के जैसा ही लोक्टस होता है। ठीक है, यही प्रचुर मात्रा में जब पाकिस्तान में लोक्टस आ गई थी तो वहां अधिक से अधिक फसल बर्बाद, तो चीन से क्लोर बक्कत मंगवाया गया था। ठीक है, कि लोक्टस को क्या करे, वो खाए। और नहीं तो अगर पेड़कनाशी के द्वारा लोक्टस को मारा जाता तो बहुत से क्या होता, पेड़ पौधे भी बर्बाद हो जाते उसके चलते। ये टिड्डा देखते ना, मकई पर आएगा तो 1-2 दिन में सब मकई साफ, सब पत्तियां खा जाती है। तो बताइए संश्लेषण कहां से हो पाएगा? ठीक है, तो इसको मारने के लिए वही एक तरीका था कि बक्कत से इसको मारा जाए। तो लोक्टस को बक्कत खाती है। तो है ग्रास हॉपर, ग्रास आदि हरे पौधे तथा पत्तियां मुलायम तने को खाती है। देखिए क्या चीज, बहुत से कीट जो होते हैं या गाय भैंस, ये सब क्या करते हैं? ग्रास हॉपर समझ में आ गया? टिड्डा, टिड्डा को क्या बोलेंगे? ग्रास हॉपर। आदि घास तथा अन्य हरे पत्तियों को तथा मुलायम तने को भी खा जाती है। डंठल, ये लड़का, डंठल को भी खा जाती है। या तो मुलायम पत्तियों को खाई या फिर उसका डंठल होती है तना, उसको भी ये लोग खा जाते हैं। कुछ जंतु जैसे शेर, कुछ जंतुओं जैसे शेर, बाघ, शेर, बाघ, कुत्ता, पक्षी, सर्प, मेंढक, है ना। देखिए ये मेंढक है, ढा में बिंदी लगा हुआ है, इसका मतलब होता है, इसको कैसे पढ़ेंगे? ढा एक अलग हो गया। जैसे एक चीज याद रखिए, इसको आप लोग देखे ही होंगे, अरे वो ये दोनों में क्या अंतर है? अरे ये दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों काका काके कहीं भी नहीं रहते हैं। अब सारे लोग तो इसको समझ जाते कि ये अंगा है। 99% लोग समझते हैं कि ये अंगा है। ठीक है, काखा गाघा में नहीं आता, टाटा डाडा का पाठ है, समझ में ना। इसको अड़ा कहते हैं, क्या बोलेंगे? अड़ा। और इसको कहेंगे ढा, और ढा कह के रुक गए तो ये हो गया। ठीक है, इसको में कुछ जैसे हर्षई और दीर्घई का प्रयोग होता है ना, तो यहाँ पे दीर्घई के रूप में ढा का प्रयोग है, ढा। और ये हो गया अड़ा, और ये हो गया डा। तो डा जैसा अड़ा होता है, ये नहीं कि अंगा है। अंगा कैसे लिखाएगा? यहां से एक बिंदी ऐसे होता है तब अंगा होता है। ठीक है ना, इसका संस्कृत वर्ड्स में यूज है, हिंदी वर्ड में कहीं भी यूज नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ये अड़ा है, इसको अधिक जगह यूज है। ठीक है, 90 क्या 99% इसको लोग समझते हैं। और ये कहाँ मिलेगा आपको कि ये सही में अड़ा है? का कौन सा वर्ग में आता है? तीटा वर्ग में आता है। ये एक बुक होती है सरल हिंदी व्याकरण, उसमें पहले के पेजवा में, दूसर का पेजवा मिल जाएगा तुरंत लिखा हुआ।
ठीक है ना। तो खैर, तो ये मेंढक इत्यादि अपने से छोटे जंतुओं को खाते हैं। अपने से तो बड़ा कहीं खा नहीं पाएगा, है ना। वो खाएगा तब फिर पैरासाइट मरा हुआ को खाएगा, ठीक है, मृतजीवी को खाएगा। तो ये मृतजीवी तो है नहीं। तो कहता है जो भोजन के लिए पौधे पर आश्रित होते हैं, या तो जंतु कुछ ऐसे होते हैं जो पौधे पर आश्रित है, और नहीं तो छोटे जंतुओं पर आश्रित। इस तरह के प्रत्येक जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष, यानी अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होगा, एकदम समझिए, बेसिक से समझिए। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट वे में खा गया। जैसे मान लो कि शेर है, अगर वो गाय को खाया तो क्या हो गया, वो प्रत्यक्ष रूप में किसको खाया, गाय को खाया, प्रत्यक्ष रूप हो गया। लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप में शेर पौधा को भी खाया। तब प्रत्यक्ष रूप में पौधा को शेर खा सकता है? मकई को डंठल दे दीजिए तो खा जाएगा, मकई को पत्ता दीजिए तो खाएगा? नहीं खाएगा। लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप में मक्का की पत्ते को भी खाते हैं। कैसे? जब गाय पत्तियां को खा गई और गाय को कौन खाया, शेर खाया, तो शेर का अप्रत्यक्ष क्या हो गया, पत्तियां हो गई। समझ में आया? तो अप्रत्यक्ष समझ में आया ना, जो सामने से नहीं होता है, किसी के द्वारा होता है तब अप्रत्यक्ष, और सामने से होता है तब ये घटना क्या कहलाती है, प्रत्यक्ष कहलाती है। क्या कहलाई, प्रत्यक्ष। बोलिए, क्लियर है? तो अब जिस तरह से जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पोषण के लिए हरे पौधे पर डिपेंड करते हैं, किस पर निर्भर करता है, या तो जंतुओं पर या फिर यानी मेन रूप से कहिए तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे पर ही डिपेंड करता है कोई भी जंतु, ठीक है ना। जैसे लोकटास, टिड्डा को ले लीजिए या ग्रास हॉपर को ले लीजिए, तो क्या करता है ग्रास हॉपर, मकई को खाएगा, मक्का के पत्ता को खाएगा, और फिर बहुत से घास है उसको खा जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, मेंढक क्या करता है, उस ग्रास हॉपर को खा जाता है। तो मेंढक क्या हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से पौधे को खाया, और ग्रास हॉपर पौधे को प्रत्यक्ष रूप से खाया। दोनों के दोनों क्लियर है? अतः सभी जंतु परपोषी यानी हेट्रोफेज होते हैं। सभी जंतु क्या होती है, हेट्रोफेज होते हैं। और ऑटोट्रॉप्स नहीं, हेट्रोफेज यानी परजीवी होते हैं, या दूसरे पर डिपेंड करता है। और स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक क्या था, जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, इसके लिए किसी को खाने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ कुछ पौधे ऐसे थे जो खा जाते थे। जैसे 4 पौधे का नाम बताइए। तो एक में क्या था, पिचर प्लांट घटक पर, दूसरा क्या था, बीनस फ्लाई ट्रैप, फिर क्या था, ड्रोसेरा, और एक है ब्लडर वर्ट। ये 4 गो हो गया कीटहारी पौधा, ठीक है, जो कीटों को खाता है। अब पिछले क्लास में तो इसका डिटेल चर्चा भी करवाए थे, है ना। वीडियो अगर एक भी नहीं कोई देख छोड़िए तो आपको हर क्लास हर अच्छा से आपको समझ में आएगा। या अगर क्लास छूट जाता है तो आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और रिवीजन के लिए बार बार वीडियो देखिए। एक बार पूरा सिलेबस खत्म अगर हो जाता है यूट्यूब पर, तो समझ जाइए कि एक बच्चे को कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और एक का क्लास में हम एक चीज कितना दिन पढ़ा सकते हैं, तो बड़ी कहिएगा तो 2 बार पढ़ा देंगे, लेकिन वीडियो में आप 10 बार देख सकते हैं, है ना। रिवीजन के तौर पर इसे 5 बार 6 बार देखिए, याद भी हो जाए पूरा का पूरा, फिर भी देखिए। जो चीज आप जितना बार देखते हैं उतना दिन तक याद रहता है, जो चीज आप कम बार देखते हैं वो तुरंत भुला जाते हैं 5-6 दिन में, ठीक है ना। तो वही कहता है कि ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं, हेट्रोफाज कहलाते हैं, हेट्रोफेज कहलाते हैं। कई जंतु ऐसे भी होते हैं जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। जैसे मनुष्य क्या करता है, दोनों को खा लेता है। और कॉकरोच दैट मीन्स तिलचट्टा भी क्या करती है, दोनों को खाती है ना। पौधों को भी खा लेती है, जंतुओं को। अब बाघ क्या है, कभी पौधों को खाती है प्रत्यक्ष रूप में? नहीं। गाय कभी जंतुओं को खाता है? नहीं खाती है। तो इस प्रकार से ये जंतु भोजन की उपस्थिति पोषको, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स। बताइए, एक और क्वेश्चन में आया था कि कार्बोहाइड्रेट्स किस किस तत्व से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पे 3 तत्व था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। याद आ रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और प्रोटीन के संश्लेषण में कौन सा तत्व का इस्तेमाल होता है? तो आंसर नाइट्रोजन। तो खाली नाइट्रोजन नहीं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, वसा यानी कि फैट को
फैट को उसके मूल जटिल स्वरूप में अपने शरीर की आवश्यकताओं जैसे ऊर्जा उत्पादन, शरीर की वृद्धि आदि के लिए उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये सब छोड़ दो बाबू, छोड़ दो, उसको पकड़ने का मतलब मोल लड़ाई लेना। जैसे ऊर्जा का उत्पादन, ये सब शरीर की वृद्धि के लिए ये चीज जरूरत है। ये हमें डायरेक्ट वे में नहीं मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्ट वे में नहीं मिलती है, ये भोज्य पदार्थ में पाया जाता है, तो उसमें क्षणिक थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलेगी और वो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करेगी। प्रोटीन, क्या पूरा पूरा कोई चीज खा जाए पूरा प्रोटीन होगा? तो नहीं होगा, ठीक है। उसमें छोटा, अब दवाई रहता है ना, तो उसमें प्रोटीन पूरा आपको मिल सकता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा फल से, बहुत बड़ा कोई जड़, मूंद, कल, अलग अलग चीजों से बनाया जाता है। तो मान लिया 2 किलो उसमें से किया, और में प्रोटीन निकाला इतना और इतना छोटा टैबलेट बना दिया। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से उसमें आपको भरपूर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जो भी मिल सकता है। लेकिन आप किसी चीज को खाइए तो डायरेक्ट वे में पूरा के पूरा नहीं भोज्य पदार्थ इस्तेमाल होगा। तो जैसे ऊर्जा उत्पादन, शरीर में वृद्धि आदि के लिए उपयोग नहीं कर पाते, इसलिए भोजन के पोष को जटिल स्वरूप को सरल रूप में परिवर्तित करना। ये 10 क्लास का अगर लेक्चर आप देख लिए हैं तो ये आसानी से आपको समझ में आए किस प्रकार से मेटाबॉलिक का रिएक्शन होता है और ये बड़े रूपों से छोटे रूपों में टूटता है, ठीक है। पौधे किसको किस में तोड़ देता है और हम लोग खाते हैं तो किस से किस में टूटता है, ठीक है ना। तो जटिल स्वरूप को यह सरल रूप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है। इसके लिए 2 पोषण की प्रक्रिया होती है। पहला, भोजन का अंतर्ग्रहण यानी फूड डाइजेशन। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को खाना, फूड डाइजेशन अर्थात भोजन को शरीर के भीतर ले जाना, और दूसरा भोजन का सरलीकरण, दैट मीन सिंप्लीफिकेशन। तो एक हो गया अंतर्ग्रहण और दूसरा हो गया सरलीकरण। पहला क्या हो गया? भोजन को अंदर जाना, और दूसरा भोजन को सरलीकरण, जटिल से सिंपल वे में तोड़ देना, ठीक है। समझना, ये नहीं कि डायरेक्ट वे में हमारे शरीर के सभी अंगों तक ये चीज पहुंच जाती है। क्लियर हो रहा है? देखिए यहाँ पे बहुत से बता रहा है, फूल से परागन और मकरंद एकत्रित करती है तितली, ये मधुमक्खी और मरमर पक्षी। देखिए यहाँ पे ये मरमर पक्षी है, ये है मधुमक्खी और ये तितली। अब ये तितली क्या करती है? फूल के परागण से, ऊपर वाला ये फूल के पास में ये परागण होता है, ठीक है ना। सबसे बढ़िया परागण देखना है तो गुड़हल का फूल ले लीजिए, उड़हुल जिसको बोलते हैं, हिबिस्कस, उसका फूल लीजिए, वहां पे परागण जो लंबा एंथर टाइप में निकला रहता है वो परागण, उससे ये तितलियां क्या करी? उसकी रस को चूसी, और रस को चूस करके मकरंद इकट्ठित, यानी कि जिसको हम लोग रस कहते हैं, ठीक है, रस कहते हैं ना। कभी कभी सबसे ज्यादा रस निकलता है कोची के फूल से, पता है? पलाश के फूल से। परास नहीं देखे? अरे परस बनवा में परास नहीं मिलता, उजला उजला अरे लाल लाल फूल होता है, सब पत्ती झाड़ जाएगी, खाली लाल का फूल नजर आता है उसका, ठीक है। तो वहां से तितलियां क्या करती है, मधुमक्खी क्या करती है, और ये पक्षी कुछ मरमर पक्षी, याद रखिएगा, 3 वो बहुत बढ़िया से फूलों से रस निकालती है। एक हो गया तितली, मकरंद, मकरंद का तितली, मधुमक्खी और मरमर पक्षी। एक मरमरा सागर भी है, कल पढ़ाए थे मरमरा सागर, किसके किसको जोड़ती है। तो परागकण ये सब मकरंद को इकट्ठित करता है, ये VVI क्वेश्चन हो सकता है। मकरंद समझ में आ गया क्या होता है ना। तितलियां ये सब जो रस को इकट्ठा करती है घटना कहलाता है मकरंद। क्या कहलाता है? मकरंद। क्या कहलाता है? मकरंद। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे है भोजन का सरलीकरण एंजाइम नामक पदार्थों की उपस्थिति में होता है ना। उस समय बताए थे एंजाइम, जैसे अमीबा भी क्या कर रहा है, भोजन को भी सरलीकरण करता है एंजाइम की प्रक्रिया से। किस प्रक्रिया के द्वारा? एंजाइम की प्रक्रिया के द्वारा। तो एंजाइम नामक पदार्थों की उपस्थिति में होता है, ठीक है ना। अब हमारे शरीर में बचने के लिए यही अभी एक पदार्थ बनता है, ये पदार्थ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl कहलाता है, ठीक है ना। इस क्रिया में जटिल पोषक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। एंजाइम का जब प्रोसेसकरण होता है तब जटिलकरण से, जटिल मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, छोटे छोटे अणुओं में क्या होता है, ये टूट जाता है। इन्हीं छोटे छोटे पोषक अणुओं का उपयोग शरीर की अपनी आवश्यकता अनुसार करता है कि कितना आपको प्रोटीन चाहिए, कितना वसा चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, उसकी आवश्यकता के अनुसार वो हमारे शरीर उपयोग कर लेता है और बाकी बाहर
है ना, अवशिष्ट रूप में बाहर आ जाता है। अतः एंजाइम की उपस्थिति में भोजन के जटिल स्वरूप को ऐसे सरलतम रूप में परिवर्तित करना जिनका उपयोग आवश्यकता अनुसार शारीरिक कोशिकाओं में हो सके, उसे पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। देखिए, अब कोई आदमी कहता है ना ज्यादा खा लेगा तो पच में नहीं करेगा, और ये बात हकीकत है। अब मान लीजिए कि हमें बसा चाहिए बहुत कम, ठीक है, और क्या किए, बहुत ज्यादा बसा वाला फैटी चीज बहुत खा लिए, तो क्या होता है, किसी को लैट्रिन हो जाता है तो किसी को उल्टी हो जाता है। समझ में ना? कहता है कि शरीर उतने चीज को पचा पाता है जितना उसकी आवश्यकता है। यह बहुत बढ़िया से इसका डिफिनेशन लिखा है कि किस प्रकार कहता है, किसके अनुसार ये टूटता है, छोटे छोटे पोषक अणुओं में। छोटे छोटे पोषक अणुओं में कैसे टूटता है बताइए? तो किसके एंजाइम के कारण। किसके कारण? एंजाइम के कारण। तो इन्हीं छोटे छोटे पोषक अणुओं का उपयोग जो कई जटिल से सरल रूपों में तोड़ना, जटिल से सरल रूपों में तोड़ने का काम कौन करती है? एंजाइम। दिमाग में डालिए, जटिल से सरल रूपों में तोड़ने का काम भोज्य पदार्थ को कौन करता है? एंजाइम करता है। एंजाइम भोज्य पदार्थ को तोड़ दिया। अब ये छोटे छोटे पोषक अणु, ठीक है, जटिल जटिल खा लिए थे, पत्ता चबा गए थे पावलक के साथ, तब उसमें काम को तुरंत लोहा मिल जाएगा, आयरन, है ना। तो ये आयरन, एक्चुअली में आयरन बनाने वाला कौन है? एंजाइम है। उस पत्ती से आयरन को छाट के रख देगा एंजाइम, ठीक है। तो छोटे अणुओं में टूट गया। इनका उपयोग शरीर अपनी आवश्यकता अनुसार करता है। अतः एंजाइम की उपस्थिति में, ये लाइन याद करना है, अतः कुछ बच्चे इसको लिख लेंगे, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। एंजाइम की उपस्थिति में भोजन के जटिल स्वरूप को ऐसे सरलतम रूपों में परिवर्तित करना जिनका उपयोग आवश्यकता अनुसार शारीरिक कोशिकाओं में हो सके, उस ऐसी घटना क्या कहलाती है? डाइजेशन यानी पाचन कहलाती है। पाचन किसे कहते हैं? हेडिंग दे करके और ये लिख लीजिएगा। अब भोजन का प्रवेश, भोजन का अंतःग्रहण कैसे होगा, ठीक है ना। ये 10 क्लास में पढ़ना था, तो पहले 10 क्लास पढ़ लो, 7 पढ़ोगे तो बहुत आसान है, और 7 पढ़िए तो 10 भी आसान लगने लगेगा, ठीक है ना। लेकिन आप अगर खाली किताब से पढ़िएगा या टीचर जी बहुत से किताब लेकर के इसे पढ़ा देते हैं, उससे समझ में आने वाला नहीं है। ये हम गारंटी लेते हैं इस बात को, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम खुलेआम यूट्यूब पर ये बात बोल रहे हैं कि ऐसा आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है। और इतना डिटेल में पूरा यूट्यूब पर खोज लीजिए कि 7th क्लास के साइंस, ठीक है ना, एक एक लाइन पढ़ाया हुआ, तो फिर जो कहिए वो, है ना। ये एकदम सरेआम करे, खुलेआम, कि अगर ऐसा है तो आप हमें बताइए, ठीक है ना, और आपको सब चीज याद भी हो जाएगा। अब भोजन का अंतःग्रहण यानी भोजन किस प्रकार से अब अंदर जाता है। आगे तो कारण बता दिया, सबसे पहले क्या क्या सबसे पहले हुई कि भोजन जब खाते हैं तो कैसे कैसे टूट करके और बाद में एंजाइम की सहायता से हमें शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है, और जो तत्व निकलते हैं पौष्टिक आहार होता है, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब प्रोटीन, जो जरूरत की चीजें शरीर के अन्य भागों तक किस प्रकार पहुंचते हैं, ये घटना बता दिया। अब भोज्य पदार्थ को कैसे खाएंगे। तो भोजन अंतर्ग्रहण, जंतुओं में भोजन अंतर्ग्रहण के तरीके में विभिन्नता होती है, अलग अलग प्रकार से लोग खाते हैं, है ना। जैसे बहुत से जीव ऐसे, बहुत से नहीं, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर समझ में आता है। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? एक ही कोशिका के द्वारा सारे कार्य संपन्न कराने, जीवन संबंधी सारे कार्य संपन्न होती है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उसके लिए अलग अलग शरीर के अंग नहीं है, एक ही अंग है, ठीक है। एक ही अंग से खाना और एक ही अंग से लैट्रिन करना, उसी अंग से सांस लेना, उसी के द्वारा सांस को छोड़ना, ठीक है। आगे देखेंगे अमीबा के बारे में, यह भी एक कोशिकीय जंतु की चर्चा करें। तो लाइफ बहुत से जीव में भोजन लेने का यानी भोजन को अंदर घुसाने का तरीकाएं अलग अलग है। अब लोग समझेंगे भोजन घुसाने, हम लोग खाते हैं हाथ से और जानवर खाता है मुंह में से लगा के, तो ये तरीका अलग नहीं है। इसके लिए मुंह तो है ना। एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम भी है, एक कोशिकीय जीव क्लेमाइडोमोनास भी है, लेकिन पैरामीशियम और क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, वहां अंतःग्रहण करने के लिए मुखांग होता है, ठीक है। लेकिन अमीबा में किसी प्रकार का कोई मुखांग नहीं होता, कनमों से घुस जाता है
और पच करके कणुओं से निकल जाता है। ठीक है, तो जंतुओं में भोजन के अंतर्ग्रहण के तरीके में भिन्नता होती है तथा यह शरीर की रचना पर निर्भर करता है। जंतुओं में भोजन के अंतर्ग्रहण के कुछ तरीके। एक कोशिकीय जंतु, टाइम क्या हो गया, 20 मिनट से लंबा लेक्चर नहीं होनी चाहिए। एक कोशिकीय जंतु प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय जंतु क्या लिया गया, प्रोटोजोआ, भोजन के अंतर्ग्रहण प्रचलन अंगों की सहायता से करते हैं। किसके सहायता से करते हो गया, भोजन के, ये भोजन का अंतर्ग्रहण किससे होता है, प्रचलन अंग। प्रचलन अंग मतलब चलने का अंग। चलने का अंग के लिए दो चीज चर्चा किए थे, एक था कुटपाद, याद है, एक क्या था कुटपाद, और दूसरा सिलिया जिसको फ्लैजिला कहे थे, याद आ रहा है। एक है कुटपाद और दूसरा क्या है सिलिया जिसे फ्लैजिला कहा गया। ये क्या करता है चलने के लिए, वहां भी बताए थे, आज भी बता देते हैं कि कुटपाद या सिलिया क्या होता है। चलिए भुआ देखे ना, भुआ छोटे छोटे में पैर होता है, एक्चुअली वो पैर है नहीं, उछलने के लिए वो कुटपाद है। उछलने के लिए क्या है, कुटपाद है। भुआ में पैरे नहीं होता है। और दूसरा वो देखा को कीड़ा देखिएगा कि वो जब तक ऐसे ऐसे नहीं चलेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। तक पैर होता है उसमें नहीं, वो कुरेल करता है, चलता है वैसे करके। क्लियर हो गई। दूसरा एक अकौना होती है, ठीक है, अकौना देखे होंगे सब लोग, अकौना नहीं देखे हैं, उसमें से एक रुई निकलता है और रुइया अकौनवा में एगो बीज होगा काला के, ठीक है, और काला के बीज के ऊपर में ऐसा ऐसा मोछ निकल रहता है ना। अकौनवा फूटेगा तो ये बड़ी दूर दूर तक उड़ते जाता है, उड़े तुड़े तुड़े घोलटाई तो घोलटाई, एक बार यहाँ अगर उड़ गया तब यहाँ से तो ये कहलाता है सिलिया। क्या कहलाएगा, सिलिया या फ्लैजिला, क्या कहलाएगा। तो ये अकौनों में तो हम दिखा दिए एग्जाम्पल को समझने के लिए, और यहाँ किसको समझना है, जंतुओं में किस प्रकार से। तो कहता है कि अमीबा में यह कुटपाद होता है, चलने के लिए अमीबा में क्या होता है, कुटपाद। तो उसी अंग से ये भोजन का अंतर्ग्रहण कर लेता है। क्या होता है, कुटपाद ऐसे फैला रहता है। अभी देखिए यहाँ पे रोमा फैला हुआ है ना, अब यहाँ पे कोई भोज्य पदार्थ आएगा तो ये रोमा इसे सट जाएगा, ये क्या हो गया, सट गया और भोजन अंदर घुस गया। इसी प्रकार से अमीबा में कुटपाद होता है जिसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। अब इसको कोई है ना पसूडोपोडिया नहीं पड़ेगा, ये पसूडोपोडिया नहीं, क्या है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब होता है झूठा, ठीक है, कुट, कुट मतलब झूठा, और पाद, पाद मतलब पैर, झूठा पैर है। यह है तो पैर लेकिन काम करता है खाए के, तब हो गया झूठा पैर नहीं। अरे पैर का काम क्या है, चलना है, पैर का काम क्या है, चलना है, आई पैर से खाता है, तो ये हो गया कुटपाद। ये क्या हो गया, कुटपाद। देखिए कॉलम ए को कॉलम बी में मिलाना रहता है कुट एक को कुट दू से मिलाए, तो सब झूठ दिया हुआ है, ठीक है ना, गलती दिया हुआ है, झूठा मतलब गलती, और ओकरा में सही आपको मिलाना है। ऐसा मिलता है, कुट एक को कुट दू से मिलाए, देखें कभी। अब देखिए ये हो गया कुटपाद। पैरामीशियम या सिलिया होती है जिसे एक और नाम दिया गया फ्लैजिला। क्या नाम दिया गया, कीप साइलेंस, फ्लैजिला। बताइए कुटपाद किसमें होता है, अमीबा में कुटपाद होता है। पूरा के पूरा याद हो गया होगा, मतलब रटने की आवश्यकता नहीं होगी अगर दोनों लेक्चर जो देख लिए, आज का क्लास और उधर 10 वाला क्लास, ठीक है ना। तो बच्चा चाहे 6 में रही, 7 में रही, 8 में, 9, 10 में, कोई में रही, जो लेक्चर हम यहाँ से देते हैं वो लेक्चर को आप गारंटी देखिए, है ना। आपको 6 से 7 महीना लेक्चर कंटिन्यू देखिएगा तो आप में लगने लगेगा कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी स्टेमिना में आ गई, ठीक है ना। और जब जीएस का क्वेश्चन डलाने लगे तब तो और वो तो सोना में सुहागा है, ठीक है। आज से कोशिश उसका भी है कि उसका भी क्वेश्चन आज से डालेंगे। तो चलिए अब कहता है ये सब की सहायता से गति करता है। साधारण घरेलू मक्खी को फेलिज कहते हैं, या फिर मक्खी को फ्लाई भी कहा देता है कोई। फेलिज मीन्स मक्खी, फेलिज मीन्स आया था उस दिन, फेलिज मीन्स मच्छर, मस्कीटो। अपने मुख द्वार के चारों ओर स्थित रचनाओं मुखांग का मदद करते हैं। अब उसके खोलने के लिए कोई चोंच नहीं होगा, अब ओके से वो सब सक कर लेता है, सक मतलब खींच लेता है, खून को क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो घरेलू मक्खी में कोई मुंह नहीं है उसका, उसी का जो चोंच निकलल है ना
उसी से वो शक करता है, खींचता है, ऐसे ऐसे धर के चबाता नहीं है, वो शक करता है, खींचता है। तो ये मुखांग के मदद से क्या करते हैं, मुखांग के मदद से तरल भोजन ग्रहण करते हैं। अब वो मकई खा जाएगा, चावल खा जाएगा, उसका रस चूस सकता है, ठीक है। चीनी रख दीजिए तो चीनी 10 दिन तक रखा रह जाएगा। हाँ, वो धीरे धीरे पिघाल के जो बटर का रूप ले लेता है, वही वाला ही चूस करके खा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें एक सकिंग ट्यूब होता है, उसको कहते हैं सकिंग ट्यूब। दोनों में एक ही जैसा सकिंग ट्यूब है, मस्क्यूटो में और फेलिस में बोथ आर सकिंग ट्यूब्स, है ना, सेम एज। कहता है तितलियां, मधुमक्खी और मरमर पक्षी या हमिंग बर्ड। अच्छा, मरमर, हमिंग बर्ड मीन्स हमिंग बर्ड नहीं, मरमर पक्षी। दुनिया के सबसे छोटा पक्षी का नाम हमिंग बर्ड है ना। अगर नहीं आता है तो इसको आप लिख लीजिए, विश्व का सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड, और सबसे बड़ी पक्षी शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रिच। और ये हमिंग बर्ड मीन्स मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड मीन्स। तो तीसरा तरीका, तितलियां, मधुमक्खी और मरमर पक्षी यानी हमिंग बर्ड फूलों के परागण तथा मकरंद चूसती है। परागण तथा उसके मकरंद, उसके रस को, मकरंद अभी रस बोले थे ना, तो मकरंद को, रस को क्या करती है, चूसती है, सक करती है। अब अभी देखिए ये क्या करता था, मुखांग के चारों ओर जो होता था ना, ओकरा से ये चूसता है, तो ये भी सक करता है, लेकिन ये खून को सक करता है। अच्छा, सबका मच्छर वो खून चूसता है। घासिया पर कभी आप घास लाने गए होंगे, है ना, बरसात के दिन में एक आध घास पर इतना मच्छर रहता है ना, मारिएगा तो कुछ नहीं निकलेगा, खून नहीं निकलेगा, और काटता है बहुत भयानक। कभी घास पर मच्छर को देखे हैं, और बहुत भयानक काटता है, तो क्या शक किसको किया, तो नहीं खाता तो मर ही जाता, लेकिन जरूर कुछ न कुछ को शक करता होगा। तो वो भी एक प्रकार का चीजों से शक कर लेती है ना, उसका भी रस निकाल लेता है, कोई पौधे में से निकाल लिया, बैठ के वहीं से निकाल लिया। हमिंग बर्ड पक्षियों में अनोखा प्रजाति है, जो आकार की सबसे छोटी पक्षी है। और ये कितना सेंटीमीटर, इसको या 5 से 20 सेंटीमीटर की होती है, ऐसा एकदम बहुत छोटा होता है। 5 से मतलब 8 पेज